हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आप जानते हैं कि मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूं। और ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया के सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर का चौथा पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा। देखिए, मैंने ना लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके एक एक थीम को कवर कर दिया है। ओके, जैसे हमने इस लेक्चर में पूरा 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अभी जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड की है, जिसमें हमने बात की है पहले तो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल इंडिया के बारे में हमने बात की, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में बात की है ना। उसके बाद जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके इमरजेंस की बात की। उसके बाद हमने ये बात किया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के आने से जो चीज़ें यहाँ पर बदली, जो इक्वेशंस बदले, उसकी बात की हमने। फिर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की बात की। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा है। मुग़ल इंडिया के डिक्लाइन की हमने पहले बात कर ली है ऑलरेडी। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए, आप बहुत डिटेल में लेक्चर्स जो है बनाया हुआ है। और ये लेक्चर्स आपको एक रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस में इससे सवाल देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, जिसमें उन एग्ज़ाम्स में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आप जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, और जो एनवीएस वगैरह की होती है। और उसके बाद आप देखिए कि यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो इतना डेप्थ में कवर करा देता हूँ कि ये यूपीएससी से बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर आप स्टेट पीसेस दे रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन आप अगर बीए कर रहे हैं तो बीए के लिए भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका यूपीएससी में ऑप्शनल हिस्ट्री है, जीएस है हिस्ट्री, उसके लिए आप देख सकते हैं एकदम आराम से, जो है ये वीडियोस आपके काम का है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला थीम किया था। थर्ड लेक्चर में, थर्ड पार्ट में हमारा लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर का थर्ड पार्ट में हमने ये वाला थीम किया था, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर हमने बात की थी। और वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था ऑलरेडी, इसलिए हमने कहा था कि आपको जो रिमेनिंग कॉन्क्वेस्ट हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने लिया है, पहले तो हमने मैसूर वॉर्स के को लिया है, एंग्लो मैसूर रिलेशंस को लिया है, फिर नेपाल के वॉर्स को लिया है, फिर हमने बर्मा के कॉन्क्वेस्ट को लिया है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो नेपाल वॉर्स एंड एंग्लो बर्मा वॉर्स, ये तीन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और फिर हमने जो इनके जो एक एक्सपेंसन है, एक्सपेंसन के जो टूल्स होते थे कि सब्सिडरी अलायंस होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता था, इन सब टूल्स की हमने बात की है। और उसको फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो है हमने एक टेबल बना दिया है, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है बहुत ईजिली देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए पीछे के वीडियोस देखिए। हमने बहुत डिटेल में लेक्चर जो है ये कवर किया है। करीब 40 पेज का पीपीटी है, और इस 40 पेज के पीपीटी में बहुत डिटेल में हमने आपके लिए पीपीटी बनाया है। और आप इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स को इससे डायरेक्टली हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाए। ओके, और आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए वीडियोस, आप अपने फ्रेंड को शेयर करिए। आप जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्त हैं या आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं। ओके, चलिए तो हमने पीछे लेक्चर्स में जो है बात कर लिया था, सिख वॉर्स के बारे में बात कर ली थी हमने। बहुत सारे जो है अलग अलग जो है अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ को कैसे ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, उसकी हमने चर्चा की थी पीछे के लेक्चर्स में। वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पीछे जाके जो है वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स के। पीछे के लेक्चर में हमने जब स्टेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम, कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था मुग़ल एम्पायर में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था वुडियार डायनेस्टी के बारे में, कि वुडियार डायनेस्टी जो है वो मैसूर में आगे चल के जो है हैदर अली के जो लीडरशिप है उसमें मैसूर स्टेट एक बहुत ही पावरफुल स्टेट के रूप में जो है उभर के सामने आता है। ओके, और उसमें
हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो है ना सुप्रीमेसी को चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब आप देखिए कि 1780 आते आते ये एक पावरफुल स्टेट के रूप में जो है उभर के आते हैं। तो जो एक तो बात ये हो गई कि एक पावरफुल स्टेट के रूप में जो है उभर के आते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि आप देखिए कि जो 1763 में वॉर, थर्ड जो है कर्नाटिक वॉर एंड हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद फ्रेंच जो है पूरी तरह से एकदम वीक हो गए थे, लेकिन फ्रेंच की मदद से ये अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे, अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे थे। इसलिए ब्रिटिशर्स जो है इससे बहुत ज़्यादा एंग्जियस थे कि भाई ये दोबारा से जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहे हैं फ्रेंच। ओके, तो इसके लिए भी जो है ये वॉर जो है वॉर के लिए एक ये भी फैक्ट जो है वो जिम्मेवार था। ओके, अब देखिए कि टीपू सुल्तान के बारे में हमने पहले बात की। हैदर अली का जो है वो सन था टीपू सुल्तान। ओके, हमने यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, हम PDF पढ़ के आपको नहीं बता रहे हैं। ये देखिए टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या क्या जानते हैं कि हमने पीछे के लेक्चर्स में इसके मिलिट्री, रिवेन्यू और अग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में पीछे बात किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और वीडियोस को देखिए। हमने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी कि इन्होंने यूरोपियन लाइन्स पे जो है, जैसे यूरोप के जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी कैप्टन वगैरह के रैंक के हिसाब से, उसी हिसाब से इसने अपना फ्रेंच की मदद से उसी हिसाब से अपना मिलिट्री जो है रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया। रिवेन्यू में इसने मिडिल मैन को हटा दिया था और इसके थ्रू क्या है कि इसका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया था। अग्रेरियन रिफॉर्म में आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारे वो तालाब वगैरह जो है बनवाए और जो पीजेंट है उसको रिलीफ के लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स इन्होंने लिए। ओके, पीछे के लेक्चर्स आप देखिए, इसमें हमने चर्चा की है इन सब चीज़ों की। देन आप देखिए तो ये सब कंडीशंस थी जिसको फर्स्ट जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो है होता है इस 1767 टू 69 में। आप देखिए कि 1770 के आसपास जो है ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। और इन वॉर्स की ना एक कुछ खास बातें आप ध्यान रखिएगा कि पहले एंग्लो मैसूर वॉर में मराठा और निजाम ये ब्रिटिशर्स के साथ थे। ओके, हैदर अली के खिलाफ। ओके, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये दोनों जो है वो हैदर अली के साथ हो जाते हैं। अब देखिए कि हम एक चीज़ और हम बात करते हैं कि क्यों मराठास जो है वो एक पावरफुल फोर्स के रूप में, एक पैन इंडियन जो है एम्पायर के रूप में क्यों नहीं उभरते हैं। उसके पीछे की ये भी रीज़न है कि इनका जो है एक स्ट्रैटेजी ही क्लियर नहीं है कि आपको किसके साथ जो है वो देना है और किसके साथ देना है और किसके अगेंस्ट खड़ा रहना है। इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है वो। और ये भी एक रीज़न है कि मराठास जो है एक पावरफुल फोर्स के रूप में जो है उभर के नहीं आते हैं। ओके, तो आप इनके पॉलिसीज़ के थ्रू जो है आप देख सकते हैं। बहरहाल हम जो बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है मराठा और निजाम ये हैदर अली के साथ हो जाता है और ब्रिटिशर्स को जो है ये हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं सेकेंड में। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और इसमें अगेन जो है मराठा और निजाम जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ हो जाते हैं टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। अब ये सेकेंड में जो है ये मारे जाते हैं। ओके, हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो लीड करता है और ये 1719 192 है। ओके ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें थर्ड मैसूर वॉर में क्या होता है कि दिंदीगुल, भाड़ामल, मालाबार ये सब अनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा और यहाँ पर स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा खेती होती थी और यहाँ से ट्रेड होता था। ओके, तो स्पाइसेस जो है इनका मेन जो है वो था साउथ इंडिया में कि इनको जो है मसाले वहाँ से एक्सपोर्ट करने थे। ये भी एक रीज़न था कि वो साउथ इंडिया पे अपना कंट्रोल चाहते थे। टीपू सुल्तान ने सीक्रेट पैक्ट जो है किया था फ्रेंच से, आपको पता होगा, हमने पीछे के लेक्चर्स में बात की है। उसमें उसने मैसूर नेवी को मॉडर्नाइज किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस था। अपने आप को जो है क्या कहता था ये, सिटीजन टीपू। ओके, ये खुद को सिटीजन टीपू कहता था। और जो यूरोप में इंस्टेबिलिटी थी ना उसको यहाँ एक ऐसा देखा जाता था कि उससे फ्रेंच जो है रिवाइवल इंडिया में हो सकता है, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका, पर ऐसा हुआ नहीं। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में किसी तरह टीपू सुल्तान जान बचा के भागा और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वो मारा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर श्रीरंगपट्टम जो है उसकी राजधानी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और श्रीरंगपट्टम का जो है क्या होता है कि ये लोग जो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये उनके मंत्री हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे। ओके ना, सेनापति थे बेसिकली। जो हैदर अली था वो सेनापति था वुडिया डायनेस्टी का और फिर वुडिया डायनेस्टी के ऊपर जो है उसने पावर कैप्चर कर लिया था। तो क्या हुआ कि जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारा जाता है तो वुडिया डायनेस्टी को दोबारा से राजा जो है राजगद्दी दी जाती है और उस पर क्या
इम्पोज कर दिया जाता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या होता था, 3 प्रोविजंस 4 प्रोविजंस जो है सब्सिडरी अलायंस के, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमने पीछे पढ़ाया है और आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आप इसका जो है तुरंत अब कमेंट बॉक्स करके, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए कि सब्सिडरी अलायंस के प्रोविजंस क्या होते थे। जो एकदम एडवांस्ड फॉर्म सब्सिडरी अलायंस था, उसके हम इनिशियल फेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट आप देखिए कि ठीक है, ये साउथ में भी इनका कंट्रोल हो गया, ओके। बंगाल में ऑलरेडी इनका कंट्रोल है, बॉम्बे में ऑलरेडी इनका कंट्रोल है, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या, देखो ये 1818 की मैप है, ओके। हालांकि मैंने यहाँ रेफरेंस नहीं दिया है, तो ये देखिए 1818 की मैप है। अब क्या है कि इस तरफ से ना, आप देखिए दूसरा हम पेन ले लेते हैं दूसरा कलर का। आप देखिए ये रीजन, देखिए ऑलरेडी सिंध को भी अनेक्स कर लिया गया बाद में चल के। ये रीजन इनको प्रॉब्लमेटिक दे रहा था और ये रीजन प्रॉब्लमेटिक था इनके लिए, ओके। तो 2 रीजन ऐसे थे, आप देखिए ये नेपाल का रीजन है और ये म्यांमार का रीजन जिसको बर्मा बोला जाता था पहले, ओके। तो ये 2 मेन पार्ट्स रह गए हैं अनेक्स करना, जिसको नेक्स्ट फेज में जो है ये अनेक्स करते हैं। नेक्स्ट फेज में क्या, उसी फेज में इनके वो चलते रहती है, जो एक्सटर्नल चीज़ें चल रही होती है वो चल रही होती है। तो क्या होता है कि इनको फिर इस रीजन को अनेक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनको ट्रेड करना था तिब्बत से, ओके। तिब्बत से इनको ट्रेड करना था। चाइना का जो है एक प्रोविंस था तिब्बत, ऐसा माना जाता है चाइना के द्वारा, ओके। ऐसा चाइना कहता है, वो तो अरुणाचल के ऊपर भी क्लेम करता है, खैर उसकी बात छोड़िए। तो अब देखिए कि हम इन 2 रीजन्स की बात करेंगे अभी, ओके। पहले देखिए कि 19th सेंचुरी में क्या है कि थ्रेट जो है आउटसाइड और इनसाइड दोनों से था। इनसाइड में किससे था, फ्रेंच से, और आउटसाइड में क्या था, आउटसाइड में आप देखिए कि इधर से जो बर्मा में किंग थे वो भी इस पर्टिकुलर रीजन में एक्सपेंशन अपना कर रहे थे, ओके। तो यहाँ भी वो था। जो नेपाल में डायनास्टी थी वो भी, जो गोरखपुर का एरिया है वहाँ पर भी अपना ये जो एरिया का इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस अपना एक्सर्ट कर रहे थे, ओके। तो इससे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और फिर यूरोप में इंस्टेबिलिटी चल रही थी। यूरोप में जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी उससे ब्रिटिशर्स को हमेशा खतरा रहता था कि इनका एम्पायर जाने वाला है, ओके। तो ये सब कंडीशंस थी जिसमें बर्मा और नेपाल का एनेक्सेशन किया गया। फॉर्मल एनेक्सेशन नहीं था, हम इसकी बात करेंगे ऑलरेडी, ओके। तो अब बर्मा में आप देखिए कि जो एक्सपेंशन, हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है, एक्सपेंशनरी टेंडेंसी जो है वो बर्मा मोनार्क या मोनार्च जो भी कहिए, तो असम, मणिपुर और चाचर हिल्स, ओके। ये देखिए इस पर्टिकुलर रीजन को ही अनेक्स करने में सफल हो जाते हैं शुरुआती के दिनों में, ओके। अब ये अनेक्स कर लेते हैं तो क्या है कि ये एक थ्रेट की तरह जो है देखते हैं ब्रिटिशर्स कि भाई हमें थ्रेट हो रहा है कि भाई ये हमारे एम्पायर के ऊपर ये इनकर्जन कर रहे हैं, और इस इनकर्जन को जो है इन्होंने रिटेलिएट किया। और इस रिटेलिएशन में क्या हुआ कि फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ। अब देखिए फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ 1824-28 में के बीच, ओके। आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है बर्मा वॉर की और नेपाल वॉर की, ओके। तो आप देखिए कि फर्स्ट बर्मा वॉर होता है 1824-28 के बीच में, और इसमें फर्स्ट इन्होंने क्या किया, असम, नागालैंड, अराकन और तेनासेरिम, इन सबको जो है इन्होंने अनेक्स कर लिया। ये अराकन और तेनासेरिम जो है ये लोअर बर्मा का पार्ट है। ये वाला पर्टिकुलर रीजन या ट्राइबल पॉलिटी जो है पहले से एग्जिस्ट करती थी, ओके। अब देखिए उसके बाद जो 1830 में है, इन्होंने चाचर हिल्स को भी जो है कैप्चर कर लिया। उसके बाद आप देखिए कि कुर्ग रीजन जो है ये भी अनेक्स कर लिया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा 1834 में। उसके बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ यंदाबो, ओके। फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद जो है ये 1826 वगैरह में हुई थी करीब, ओके। शायद ये 1826 में, आप देख लीजिएगा, इसको गूगल कर लीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इसमें से आपको गूगल वगैरह पर मिल जाएगा, पर जो मैं समझा रहा हूँ वो गूगल पे नहीं मिलेगा, ओके। उसके लिए डेप्थ चाहिए आपको नॉलेज की, और जो सिचुएशन है उसका एक ओवरऑल व्यू चाहिए आपका खुद का डेवलप्ड हुआ। तो ये 1826 में जो ट्रीटी ऑफ यंदाबो हुआ था ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको वायलेट कर दिया था, वायलेट कर रहे थे बर्मा के जो रूलर्स थे वो। इसी को लेके जो है आगे सेकेंड बर्मा वॉर होता है। ये देखिए इशूज विद द प्रीवियस ट्रीटी। तो इसमें फिर इन्होंने क्या किया कि लोअर बर्मा को भी अनेक्स कर लिया 1852 में, और लोअर बर्मा जो अनेक्स किया उसका जो है नाम था पेगू प्रोविंस। ये ध्यान रखिएगा यूपीएससी वाले खास के, क्योंकि वो वाला पर्टिकुलर रीजन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। थर्ड जो है आप देखिए कि थर्ड बर्मा वॉर जो है 1885 में हुआ था। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कांग्रेस के गठन से भी, ओके।
कांग्रेस का गठन भी 1885 में हुआ था। तो आप देखिए कि उस समय क्या चीज़ें चल रही थी। तो इस समय क्या हुआ था ना कि जब वहाँ का किंग वहाँ मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, वो भी फ्रेंच की हेल्प से। आप देखिए कि यहाँ पर भी फ्रेंच अभी भी एक्टिव है और फ्रेंच के हेल्प से वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने उसको भी जो है पूरी तरह से बर्मा को अनेक्स कर लिया। 3 बर्मा वॉर्स हुए और 1885 में फाइनली जो है बर्मा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो जाता है। ओके, ये इस तरह का अनेक्सेशन है कि फुल कंट्रोल था, ये आप ध्यान रखिएगा। और नेपाल के अनेक्सेशन की कहानी अलग है। इसमें क्या होता है कि इनको ट्रेड करना था तिब्बत से, हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है। तो वहाँ पर जो गोरखा लोग थे, गोरखा बेसिकली वहाँ के जो लड़ाकू किस्म के वो होते हैं, सॉरी उसको क्या बोलेंगे, जो एक मार्शल रेस है। ओके ना, कि भाई हमारे यहाँ कैसे हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर क्लास ही वो सैनिक में भर्ती होता है और होता था पहले। तो उस तरह का ही एक मार्शल रेस जो है ब्रिटिशर्स द्वारा माना गया बेसिकली ये। तो उनको उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको यहाँ से जो है जाने नहीं देंगे, तिब्बत से ट्रेड करने के लिए वो हमेशा पासेज नहीं देते थे। तो इसी के कारण जो है वाटर डिस्प्यूट होगा। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी कि गोरखपुर रीजन में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, एक्वायर कर लिया था उसको, और कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने अवध के नवाब से भी जो है खरीद लिया था। ओके, इस पर जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को अच्छा नहीं लगा चीज़ें और फिर 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए 1814 और 16 के भी। इसमें नालापानी, जैथक और मलाओं, ये नाम आप याद रखिएगा। खासकर अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपके बीपीएससी की प्री में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए कि इसी के अंदर जो है 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई। और ट्रीटी ऑफ सुगौली में ही जो अभी थोड़े दिन पहले वो इश्यूज चल रहे थे काला पानी और लिपू लेक पास वगैरह का, वो इसी के तहत जो है वो होता था। रिवर काली है, रिवर काली के ईस्ट और वेस्ट का जो है वो ये था कि भाई ईस्ट में जो है वो नेपाल है और वेस्ट में इंडिया है। ओके, और जो रिवर है वो रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर रही है, ईस्ट वर्ड चाहे वेस्ट वर्ड। तो क्या है कि अब रिवर को वो मान रहे हैं तो फिर उसी रिवर के अलॉन्ग ही जो है बाउंड्रीज इधर उधर होंगी, और इधर उधर होंगी तो फिर जिसके तरफ कम एरिया जो है बचेगा वो कंट्री जो है हमेशा प्रोटेस्ट करेगी। तो यही जो है इशू था ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत ही जो है जो अभी रिसेंट जो है कुछ करीब 1.5 साल पहले जो इश्यूज चल रहे थे इंडिया और नेपाल के बीच में, वो यहीं से इमर्ज हुआ था। ओके, तो जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है इसके तहत सिक्किम, कुमाऊं गढ़वाल रीजन और तराई रीजन जो है ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। आप देखिए कि यही चीज़ हम बात कर रहे थे। ओके, नेपाल जो है सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी आपको पता है और हमने ऑलरेडी आपसे पूछा है, आप इसके जो है प्रोविजंस ABCD करके जो 3-4 प्रोविजंस थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, हमने पीछे पढ़ा रखा है आपको, अगर पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे आपने तो नेक्स्ट देखिए कि अब ऑलमोस्ट पूरा जो है एनेक्सेशन हो ही गया है। और उस एनेक्सेशन अगर हो गया है तो उसमें क्या था ऐसी चीज़ें, देखिए एक तो डायरेक्ट कन्क्वेस्ट था कि भाई डायरेक्ट उन्होंने लड़ा और जीत लिया और फिर उसको अपने राज्य में मिला लिया। ओके, ऐसे बहुत सारे रीजन थे। तो एक तो वो सिस्टम है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, वो तो आप जान रहे हैं ऑलरेडी। ओके, सेकंड क्या है कि सेकंड जो है वो सब्सिडरी अलायंस है। ओके, सब्सिडरी अलायंस बेसिकली आपको हमेशा एग्जाम में कभी भी यूपीएससी के बीपीएससी के एग्जाम में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है, सब्सिडरी अलायंस किसकी है। ओके, तो सब्सिडरी अलायंस को वेलेजली ने इम्प्लीमेंट किया था, इसका बहुत फ़ायदा उठाया था इससे, पर इसने इसको डिवाइस नहीं किया था। इसने खुद जो है ये पॉलिसीज़ जो है सब्सिडरी अलायंस की बनाई नहीं थी, ये बेसिकली डुप्लिक्स की पॉलिसी थी। डुप्लिक्स की पॉलिसी थी और ये कौन था, ये फ्रेंच गवर्नर था जो यहाँ आया था। ओके, जो आपने कर्नाटिक वॉर्स पढ़े थे और सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जो है इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको ये पता होगा, हमने पीछे के, अगर नहीं पता है तो पीछे के लेक्चर्स देखिए जाके। ओके, तो सब्सिडरी अलायंस में आप देखिए कि इसने विलेजली ने बस उस पॉलिसीज़ को एक अच्छे तरीके से यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। ओके, और इसके क्या क्या प्रोविजंस होते थे ब्रीफली मैं बता देता हूँ। पहले तो ये कि कोई भी यूरोपियन पावर उस पर्टिकुलर राजा से को कोई हेल्प नहीं कर सकता या ना ही वो राजा कोई हेल्प उससे मांग सकता है। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसकी हेल्प करेंगे कैसे, मिलिट्री से, और उस मिलिट्री का खर्चा जो है उस राजा को चुकाना था। ओके,
और थर्ड क्या होता था कि ब्रिटिश रेसिडेंट रहता था उस राजा के दरबार में। ओके, और वो वहीं रहता था, वहाँ के जो कामकाज है उसको देखता था। ओके, ये कुछ प्रोविजंस है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हमने पीछे आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था पर हमने बता दिया है, और अगर इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर्स देखिए। तो इसके ना जो ये अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी, इसके इवोल्यूशन की 4 स्टेजेस बताते हैं एक अल्फ्रेड लिल। ओके, अल्फ्रेड लिल का जो है ये 4 स्टेज का जो इवोल्यूशन का एक कंसेप्ट है उसको आप देखिए कि फर्स्ट स्टेज में ये कहते हैं कि पहले उन्होंने ये स्टार्ट किया कि सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स की, जो लोकल रूलर्स हैं उनको आर्म्स क्या होता है बेसिकली, ये जो हथियार होते हैं उसकी। ओके ना, और इसमें ये कहते हैं कि अवध के जो है रोहिल्लास को सप्रेस करने में इन्होंने हेल्प की थी अवध की। ओके, और इसमें जो है इन्होंने आर्म्स सप्लाई किए थे अवध को। सेकेंडली आप देखिए कि सेकेंड स्टेज में ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोकल रूलर्स के साथ फील्ड्स जो है शेयर किए। जैसे आप देख रहे हैं कि साउथ में क्या होता था कि उन्होंने जो हैदराबाद स्टेट है, तो हैदराबाद स्टेट में हमने पीछे पढ़ा है आपको, हैदराबाद स्टेट में जो है ये एक दूसरे की साइड लेते थे। एक जैसे अगर वहाँ पर एक सक्सेशन डिस्प्यूट होता है तो एक पर्टिकुलर ए है और एक पर्टिकुलर बी है, तो ए की तरफ जो है फ्रेंच हो जाते थे और बी की तरफ ब्रिटिशर्स हो जाते थे। ओके, तो इस तरह से ये इन्होंने साइड होकर फिर वॉर लड़े। ओके, एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज में जो है ये कहते हैं कि भाई अभी ये मनी डिमांड कर रहे हैं लोकल रूलर से। ओके, क्योंकि उसको एक डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने मनी डिमांड की है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे उसी की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, ये सबसे लास्ट स्टेज है। सबसे लास्ट स्टेज पे आके ये कहते हैं कि ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो रहेंगे उस पर्टिकुलर राजा के दरबार में, और वहाँ की जो कामकाज की व्यवस्था है उसको देखेंगे कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है राजा की, इसको कह के कुछ और कुछ और रहा है। ओके, और इसी में जो है लास्ट फेज में ही ये डेवलप होता है कि जो यूरोपियन पावर से उससे भी उसको दूर रहना है, और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम भी वो करना है कि अगर इंटरनल रिवेलियन भी हुआ तब भी वो राजा की हेल्प करेगा, और बाहर से कोई अटैक होता है तब भी वो राजा की हेल्प करेगा, जो भी राजा से उसका सब्सिडरी अलायंस है। ओके, तो ये वेलेस्ली का आप देखिए कंसेप्ट, हालांकि डुप्लिक्स ने इसको डिवाइस किया था, वेलेस्ली ने इसको पॉपुलराइज किया था, यूटिलाइज किया था। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, सेकेंड आप देखिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये डलहौजी का था और ये बहुत बाद में था। आप देखिए कि 1850s के आसपास था जब रेलवे की स्टार्ट हुई थी इंडिया में। हालांकि उसकी हम बात करेंगे जब इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब हम बात करेंगे रेलवेज वगैरह की सबकी। जैसे हमने इसमें एक एक चीज़ जो है आपको डिस्कस करके बताया है, वैसे ही आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का हर एक चीज़ डील करेंगे। कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडिया में वर्किंग क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें आपको हम उसके अंदर जो है कराएंगे। और एक भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं, अगर आप ऑप्शनल भी कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी आपका बहुत ईजिली जो है चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, तो सेकेंड जो है हमारा एस्पेक्ट है, जो इनका टूल था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है कि भाई कोई मतलब ये है कि गद्दी जो है ना गिर गई है। मतलब ये है कि कोई राजा ऐसा होता था कि कोई राजा ए है और उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं है। ओके, और वो राजा मर गया, अब नहीं रहा, कोई मेल चाइल्ड नहीं है, मतलब फीमेल होगी तो उसको नहीं माना जाएगा। ओके, फीमेल को लीगल हियर नहीं माना जाएगा और ना ही अडॉप्टेड को। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था और ये इसको डलहौजी ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। और इसके तहत बहुत सारे जो है कई स्टेट को 6-7 स्टेट को जो है वो किया गया था। और ये स्टेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पर टेबल प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी के 18-19 में शायद ये पूछा जा चुका है, एक बार देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी। ओके, तो आप ये क्रोनोलॉजी देख लीजिए। पहले सबसे पहले सतारा को अनेक्स किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे 1848 में, और सबसे लास्ट झांसी को, सॉरी नागपुर को। ओके, और सेकंड लास्ट जो है झांसी है। ये इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो एलिमिनेट इजीली कर लेंगे। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ओके, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनको जो है इस तरह से इसी क्रोनोलॉजी में अनेक्स किया गया था। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और ये क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना रहने देते हैं। और इस
लेक्चर में जो है आपका ये वाला 18 सेंचुरी वाला जो सिस्टम है, आपका 18 सेंचुरी वाला जो लेक्चर है वो आपका ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट हम जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको डील करेंगे। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को डील करने के बाद हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो होगा जो रिस्पॉन्स एंड रिबेलियंस के ऊपर। इसी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे, जैसे जो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स हुए थे, परमानेंट सेटलमेंट के, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्रेन ऑफ वेल्थ के, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, और उससे पहले हम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया में वो, फिर रेलवे का जो है वो कंस्ट्रक्शन है वो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें हम डील करेंगे। और इसमें भी कम से कम 3-4 वीडियोस बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा बहुत शैलो टाइप में हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। शैलो अगर पढ़ना है तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, डेप्थ में देखनी पड़ेंगी। और ख़ास के अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर जो है एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अच्छा डेप्थ भी कवर करें। ओके, तो रिस्पॉन्स एंड रिवेलियन में भी हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, एक तो हम 1857 के पहले का बात करेंगे, फिर 1857 से 1885 के बीच का बात करेंगे। हालांकि इसके बाद भी हम बात करेंगे, अगर 1947 तक की हम बात कर लेंगे इसमें। और इसमें 1947 का जो है नॉन कांग्रेस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे बेसिकली, अगर बात करेंगे। ओके, और फिर हम एक नेशनलिज्म का अलग से बना लेंगे, नेशनलिज्म फिर 3-4 फेज में उसको डील करेंगे। और फिर इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर्स हमारे इस तरह से कंप्लीट होंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि कोई एक सिंगल रिसोर्स नहीं है जिससे मैं पढ़ाता हूँ। ओके, कोई एक सिंगल रिसोर्स नहीं है। अगर आपको सिंगल रिसोर्स पढ़ना है, अगर एक ठीक ठाक डेप्थ में आपको कवर करनी है, तो आप शेखर बंदोपाध्याय की बुक देख सकते हैं, या फिर आप सुमित सरकार की बुक है मॉडर्न टाइम्स करके, वो देख सकते हैं। या फिर अगर आप वैसा है कि एक एक चीज़ को आप बहुत ब्रीफली अगर जानना चाहते हैं तो राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया, उसको आप देख सकते हैं। ये सारी किताबें हैं जिसको आप देख सकते हैं। हालांकि इतनी ही रिसोर्स हमारी नहीं है, हमने बहुत सारे रिसोर्सेज से जो है आपके लिए पीपीटीज बनाए हैं, तो आपको पता लग रहा होगा। इसमें कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें भी हम उसकी भी अभी वो लेंगे, रिसोर्सेज लेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे। तो बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स हैं और उसको हम करके आपके लिए पीपीटीज बनाते हैं। तो अभी के लिए रहने देते हैं। और चैनल में अगर आप नए हैं, अपने वीडियोस देख लिए अभी तक, अच्छा लगा है आपको तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कभी भी नेक्स्ट वीडियो जब डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईजिली, और फिर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद अमोद कुमार। और कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।